मान लीजिए कि उम, किसी एंटरप्राइज सिस्टम में कोई 10 लाख लाइन का कोड लिखा गया है। बाप रे, 10 लाख लाइन! वो तो बहुत बड़ा सिस्टम हो गया। बिल्कुल। और एक दिन बस एक छोटा सा बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, मतलब डेटाबेस से जुड़ने का एक मामूली सा तरीका बदलना है। जो कि असल में बहुत आम बात है। हाँ, है ना? लेकिन वो एक बदलाव करते ही पूरे सिस्टम की कोई 5,000 अलग-अलग फाइल्स अचानक से क्रैश हो जाती है। एरर्स का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है जिसे सुलझाने में हफ्तों लग जाएं। ये तो किसी भी डेवलपर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सही कहा। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसी तकनीक के आने से पहले ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक आम और डरावनी सच्चाई थी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम अपने स्रोत, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन .txt है, उसके आधार पर ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने इस तबाही से निपटने का रास्ता निकाला। बिल्कुल। और देखिए, वो तबाही असल में क्या कहते हैं उसे, टाइट कपलिंग का नतीजा थी। टाइट कपलिंग। हाँ, पारंपरिक प्रोग्रामिंग में होता क्या था कि जब एक ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती थी, तो वो सीधे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसे खुद ही बना लेता था। अच्छा, मतलब वो खुद ही सारा काम कर रहा है। बिल्कुल। अगर क्लास ए को क्लास बी चाहिए, तो वो उसे खुद पैदा कर रही है। अब दिक्कत यह है कि अगर क्लास बी के बनने के तरीके में जरा सा भी बदलाव हुआ, तो क्लास ए तो टूट ही जाएगी। क्योंकि वो उस पर पूरी तरह से निर्भर थी। हाँ, और अगर ऐसे हजारों क्लास एक दूसरे से जुड़े हों, तो पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। हाँ, आईओसी कंटेनर। यहाँ आईओसी का मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है। अब कंट्रोल तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ किस चीज का कंट्रोल इन्वर्ट मतलब उल्टा किया जा रहा है, मैं ये सोच रही थी। मैं समझाता हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने और उसे मैनेज करने का जो कंट्रोल है, उसे उल्टा किया जा रहा है। कैसे? पहले ऑब्जेक्ट खुद अपनी जरूरत की चीजें, मतलब अपनी डिपेंडेंसीज खुद ढूंढता था। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत ने इसे पूरी तरह पलट दिया। अब ऑब्जेक्ट अपनी डिपेंडेंसीज खुद नहीं बनाता। तो फिर कौन बनाता है? वो बस फ्रेमवर्क से कहता है कि मुझे काम करने के लिए इन चीजों की जरूरत है, और जो फ्रेमवर्क है, यानी हमारा आईओसी कंट्रोलर, वो चीजें उसे लाकर सौंप देता है। ओह, समझ गई। और इसी सौंपने की जो प्रक्रिया है, उसे ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डीआई कहा जाता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मान लीजिए हम किसी शानदार रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अगर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल नहीं है तो हमें खुद ही किचन में जाके सब्जियां काटनी पड़ेंगी, मसाले ढूंढने पड़ेंगे और अपना खाना पकाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो कि कोई नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन आईओसी कंटेनर एक बेहद कुशल व्यवस्था की तरह है। हम बस अपनी जगह पे बैठते हैं और एक वेटर हमारी जरूरत की हर चीज ठीक उसी समय हमारे टेबल पर ले आता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो खाना किचन के किस हिस्से में बना या उसे किसने बनाया। ये तुलना इसके मूल विचार को बहुत अच्छे से पकड़ती है। और सॉफ्टवेयर की दुनिया में वो जो वेटर है, वो हमारी टेबल तक डिपेंडेंसी को 3 मुख्य तरीकों से पहुंचा सकता है। अच्छा, स्रोत में कौन से तरीके बताए गए हैं? स्रोत के अनुसार स्प्रिंग मुख्य रूप से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन का समर्थन करता है। हाँ, मैंने पढ़ा है। स्रोत में फील्ड इंजेक्शन को काफी प्रमुखता दी गई है। मैंने देखा है कि इसके लिए कोड में बस एक शब्द या कह ले एनोटेशन लगाना होता है, जो शायद @AutoWired है। हाँ, @AutoWired सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट्स अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन रुको, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। बताइए। अगर किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर या सेटर मेथड है ही नहीं, जिसके जरिए बाहर से कोई डेटा अंदर भेजा जा सके, तो ये कंटेनर बंद दरवाजों के पीछे से उस प्राइवेट फील्ड में डेटा डाल कैसे देता है? ये एक बहुत ही तकनीकी और दिलचस्प प्रक्रिया है। स्प्रिंग इसके लिए जावा के रिफ्लेक्शन एपीआई का उपयोग करता है। रिफ्लेक्शन एपीआई, ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसी तकनीक है जो रन टाइम पर किसी भी क्लास के अंदर झांक सकती है। यह जावा के सामान्य एक्सेस रूल्स को दरकिनार कर देती है। दरकिनार कर देती है? हाँ, इसलिए भले ही कोई फील्ड प्राइवेट घोषित की गई हो, स्प्रिंग रिफ्लेक्शन का उपयोग करके उस प्राइवेट फील्ड तक सीधे पहुंच जाता है और उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देता है। रुको रुको एक मिनट,
क्या ये सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिहाज से खतरनाक नहीं है? कैसे? मेरा मतलब है जावा के सख्त नियमों को तोड़ना और रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करना तो काफी जटिल लगता है। क्या डेवलपर्स के लिए सीधे और स्पष्ट तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स खुद बनाना ज्यादा आसान और तेज नहीं होगा? ये एक बहुत ही आम सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि मुझे सिर्फ एक आसान सा काम करना है और मैं उसके पीछे इतनी भारी भरकम मशीनरी लगा रही हूँ। देखिए, अगर कोई बहुत ही छोटा मतलब चंद फाइलों वाला प्रोजेक्ट बना रहा है तो निश्चित रूप से मैन्युअल रूप से ऑब्जेक्ट बनाना ज्यादा तेज लगेगा। वही तो। लेकिन ये फ्रेमवर्क छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। जब हजारों ऑब्जेक्ट्स का एक विशाल जाल बन जाता है तो रिफ्लेक्शन का ये छोटा सा ओवरहेड उस बड़े खतरे के सामने कुछ भी नहीं है जो टाइट कपलिंग से पैदा होता है। अच्छा, मतलब बड़े स्केल पर इसके फायदे ज्यादा हैं। बिल्कुल। कंटेनर का इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है। वो कैसे? जब ऑब्जेक्ट्स ढीले जुड़े होते हैं मतलब लूजली कपल्ड होते हैं तो टेस्टिंग के समय असली डेटाबेस ऑब्जेक्ट की जगह एक नकली मॉक ऑब्जेक्ट आसानी से डाला जा सकता है। इससे सिस्टम को टेस्ट करना बहुत सुरक्षित हो जाता है। समझ गई। तो ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट का स्केल क्या है। एकदम सही। अब जब हम इस कंटेनर की मशीनरी की बात कर ही रहे हैं तो स्रोत में व्यवस्था को संभालने वाले दो मुख्य कंटेनर्स का जिक्र है। हाँ, बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल। अगर दोनों ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम करते हैं तो दो अलग-अलग चीजों की क्या जरूरत है? इन दोनों के बीच का अंतर स्प्रिंग के विकास के इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली को समझाता है। बीन फैक्ट्री स्प्रिंग का सबसे बुनियादी इंटरफेस है। बुनियादी इंटरफेस? हाँ, ये पूरी तरह से लेजी लोडिंग के सिद्धांत पर काम करता है। लेजी लोडिंग मतलब ये आलसी है। एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि जब तक एप्लीकेशन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पष्ट रूप से मांग नहीं की जाती तब तक बीन फैक्ट्री उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में बनाता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ मेमोरी बचाने के लिए किया जाता है? हाँ, असल में इसकी जड़ें उन शुरुआती दिनों में हैं जब कंप्यूटर और सर्वर में आज जैसी असीमित मेमोरी नहीं होती थी। सही बात है, पहले तो रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। बिल्कुल। बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे वातावरण में चलते थे जहां मेमोरी बहुत सीमित होती थी। इसलिए ये जरूरी था कि केवल वही चीजें मेमोरी में आए जिनकी उस समय सख्त जरूरत हो। तो फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का क्या काम है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज के एंटरप्राइज स्तर के एप्लीकेशंस में जहाँ मेमोरी उतनी बड़ी समस्या नहीं है वहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। अच्छा। और ये डिफॉल्ट रूप से ईगर लोडिंग करता है। ईगर लोडिंग? यानी ये एप्लीकेशन के शुरू होने से पहले ही सब कुछ बनाकर तैयार कर लेता है। एकदम सही। ये तो उस 5 स्टार बुफे की तरह हुआ जहां मेहमानों के आने से पहले ही सारा खाना बनाकर टेबल पर सजा दिया गया हो। बहुत सटीक तुलना है। लेकिन क्या इससे एप्लीकेशन के स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा? स्टार्ट होने में समय जरूर लगता है और मजे की बात यह है कि यही इसका सबसे बड़ा फायदा भी है। फायदा? धीमा होना फायदा कैसे हो सकता है? इसे फेल फास्ट अप्रोच कहते हैं। फेल फास्ट? देखिए, एंटरप्राइज सिस्टम्स में कोई भी डेवलपर कभी नहीं चाहेगा कि एप्लीकेशन शांति से स्टार्ट हो जाए और फिर रात के 2 बजे जब कोई असली यूजर किसी खास सर्विस का इस्तेमाल करे तब जाके पता चले कि कोई जरूरी कॉन्फ़िगरेशन गायब है। और फिर पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए। बिल्कुल। ईगर लोडिंग ये सुनिश्चित करती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या डिपेंडेंसी ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं है तो एप्लीकेशन सर्वर पर स्टार्ट ही ना हो। मतलब एरर पहले ही मिल जाए? हाँ, डेवलपर को तुरंत एरर मिल जाती है और वो उसे डिप्लॉयमेंट के समय ही ठीक कर सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। प्रोडक्शन सर्वर पर कोई छिपा हुआ टाइम बॉम्ब नहीं होना चाहिए, है ना? और स्रोत के मुताबिक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो इवेंट्स और अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसी चीजें भी संभालता है। हाँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट असल में बीन फैक्ट्री का ही एक एडवांस्ड विस्तार है। एडवांस्ड कैसे? ये इवेंट प्रोपेगेशन की सुविधा देता है जिससे एप्लीकेशन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बिना सीधे जुड़े किसी घटना के बारे में सूचित कर सकता है। अच्छा, एक मैसेजिंग सिस्टम की तरह? हाँ, इसके अलावा जो मैसेज सोर्स का उदाहरण स्रोत में दिया गया है जैसे context.getMessage, welcome.message, null, locally US, वो ये दिखाता है कि कैसे कंटेनर अलग-अलग देशों और भाषाओं के हिसाब से टेक्स्ट मैसेज को मैनेज कर सकता है। ये तो सच में बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, और ये सब बुनियादी बीन फैक्ट्री कंटेनर में संभव नहीं है। यहाँ तक तो ये फ्रेमवर्क बहुत ही समझदार और शक्तिशाली लग रहा है। लेकिन अगर ये ईगर लोडिंग कर रहा है और चीजों को उनके टाइप के आधार पर अपने आप जोड़ रहा है तो कोई तो ऐसी स्थिति होगी जहां ये खुद ही बुरी तरह उलझ जाए। उलझ जाए मतलब मान लीजिए कंटेनर को एक पेमेंट सर्विस चाहिए
लेकिन सिस्टम में क्रेडिट कार्ड पेमेंट और पेपाल पेमेंट दोनों मौजूद हैं। ये कैसे तय करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट उठाना है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और स्रोत में इस समस्या पर काफी ध्यान दिया गया है। तो स्प्रिंग क्या करता है ऐसी स्थिति में? जब स्प्रिंग कंटेनर को एट ऑटोवाइड के जरिए एक ही टाइप के कई बीन मिलते हैं तो वो अनुमान लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। वो तुक्का नहीं मारता? नहीं, उसे एकदम स्पष्टता चाहिए होती है। अगर उसे स्पष्टता नहीं मिलती तो वो सीधे एक अपवाद या कह लें एरर थ्रो करता है, जिसे नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन कहा जाता है। नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन मतलब मशीन ने सीधे अपने हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे नहीं हो रहा। बिल्कुल, उसने कह दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेना है। तो फिर एक डेवलपर इस दुविधा को कैसे सुलझाता है? इसके समाधान के तौर पर स्रोत में मुख्य रूप से 2 एनोटेशंस का जिक्र है। कौन कौन से? तो वो स्प्रिंग को स्पष्ट रूप से बता देता है कि उसे कई विकल्पों में से ठीक-ठीक कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका यह है कि किसी एक विशिष्ट बीन को एट प्राइमरी एनोटेशन के साथ मार्क कर दिया जाए। एट प्राइमरी लगाने से क्या होता है? इससे स्प्रिंग को यह निर्देश मिल जाता है कि जब भी असमंजस की स्थिति हो तो डिफॉल्ट रूप से इसी प्राइमरी ऑब्जेक्ट को ही प्राथमिकता देनी है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? हम शुरुआत से कह रहे हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पूरा मकसद चीजों को ऑटोमेटिक रखना और लूज कपलिंग बनाए रखना। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर हम एट क्वालिफायर का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक नाम लिख रहे हैं कि मुझे यही वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या हम वापस उसी पुरानी जटिलता की तरफ नहीं जा रहे जहां चीजें हार्ड कोड की जा रही थी? क्या ये ऑटोमेशन के उद्देश्य को खत्म नहीं करता? ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है? जब हम एट क्वालिफायर इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के निर्माण की प्रक्रिया को हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या करें? इसे एक विशाल वेयरहाउस के शिपिंग लेबल की तरह सोचिए। अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए तो आप फैक्ट्री में जाके उसे खुद नहीं बना रहे हैं, जो कि न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता। बिल्कुल, आप अभी भी वेयरहाउस यानी कंटेनर से ही मांग रहे हैं। बस आप अपने शिपिंग लेबल पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको मॉडल ए चाहिए, मॉडल बी नहीं। ओह, अब मैं समझी। ऑब्जेक्ट को बनाने, मेमोरी में उसकी जगह सुरक्षित करने और उसके जीवन चक्र को मैनेज करने का सारा भारी काम अभी भी स्प्रिंग ही कर रहा है। ये बस एक अपवाद को संभालने का तरीका है। ये शिपिंग लेबल वाला नजरिया चीजों को काफी साफ कर देता है। हाँ, इसे समझना आसान हो जाता है। अब तक हमने देखा कि काम कैसे चल रहा है, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एक स्प्रिंग बीन असल में अस्तित्व में कैसे आता है। स्रोत में इसके जन्म से लेकर इसके नष्ट होने तक की पूरी प्रक्रिया का जिक्र है। हाँ, एक स्प्रिंग बीन का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये शुरुआत कैसे होती है? पहले के समय में स्प्रिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए पन्नों भर के XML फाइल्स लिखे जाते थे, जहां हर एक बीन का मैन्युअल रूप से उल्लेख होता था। उफ, वो तो बहुत थकाऊ काम होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन आज आधुनिक तरीके इस्तेमाल होते हैं जो पूरी तरह से जावा आधारित हैं। जैसे कि स्रोत में दिए गए सैयद के उदाहरण में दिखाया गया है। वहां किसी क्लास पर एट कॉन्फ़िगरेशन और उसके अंदर के मेथड्स पर एट बीन का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल भाई, जब किसी क्लास पर एट कॉन्फ़िगरेशन लगता है तो स्प्रिंग को पता चल जाता है कि ये कोई आम क्लास नहीं है, बल्कि ये एक फैक्ट्री है जो कंटेनर के लिए ऑब्जेक्ट्स पैदा करेगी। और उसके अंदर के मेथड्स? उसके अंदर जो एट बीन वाले मेथड्स होते हैं, कंटेनर उन्हें चलाता है और उनसे जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है उसे अपने पास रजिस्टर कर लेता है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट को इस तरह मैन्युअल रूप से मेथड्स बनाकर रजिस्टर करना भी तो एक लंबा काम है। क्या इसका कोई और स्वचालित तरीका नहीं है? स्रोत में कहीं एट कंपोनेंट और एट कंपोनेंट स्कैन का भी उल्लेख है। हाँ, वो दूसरा और ज्यादा लोकप्रिय तरीका है। इसमें डेवलपर बस अपनी क्लास के ऊपर एट कंपोनेंट एनोटेशन लगा देता है। बस इतना ही? हाँ, उसके बाद एट कंपोनेंट स्कैन कंटेनर को बताता है कि उसे किन फोल्डर्स या पैकेजेस में जाकर इन क्लासेस को ढूंढना है। तो क्या स्प्रिंग उन पैकेजेस में मौजूद हर एक क्लास को मेमोरी में लोड करके चेक करता है कि उस पर एनोटेशन है या नहीं? ऐसा करने से तो सिस्टम बहुत धीमा हो जाएगा, है ना? नहीं, यहाँ पर स्प्रिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही समझदारी से काम करता है। कैसे? स्प्रिंग क्लासेस को पूरी तरह से इंस्टेंशिएट किए बिना सिर्फ उनके बाइट कोड को स्कैन करता है। अच्छा, सिर्फ बाइट कोड को? हाँ,
ये एक बहुत ही तेज प्रक्रिया है जहां वो फाइल्स को ऊपर से पढ़ के सिर्फ ये देखता है कि उन पे कौन से एनोटेशंस लगे हैं। एक बार जब उसे पता चल जाता है कि कौन से क्लासेस को बीन बनाना है, तब उनका असली जीवन चक्र शुरू होता है। तो चलिए इस जीवन चक्र के चरणों को समझते हैं। सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे पहले इंस्टेंसिएशन होता है। इंस्टेंसिएशन। हाँ, कंटेनर मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट के लिए जगह बनाता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे उस ऑब्जेक्ट का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया हो। लेकिन उस ढांचे में अभी कोई डेटा या दूसरी डिपेंडेंसीज तो नहीं है, राइट? सही कहा। इसलिए तुरंत बाद दूसरा चरण आता है, पॉपुलेट प्रॉपर्टीज। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में कंटेनर उन सभी डिपेंडेंसीज को उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है जिनकी उसे जरूरत है। ये वही रिफ्लेक्शन या सेटअप मेथड्स वाली प्रक्रिया है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। समझ गए। इसके बाद स्रोत में कुछ अवेयर कॉलबैक्स का जिक्र है, जैसे बीन नेम अवेयर। इसका क्या मतलब है? मतलब एक ऑब्जेक्ट को अपना खुद का नाम जानने की क्या जरूरत है? आमतौर पर एक अच्छे डिजाइन में ऑब्जेक्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो किस कंटेनर में है। हाँ, उसे तो बस अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी जब डेवलपर कोई बहुत ही जटिल या बुनियादी स्तर का टूल बना रहा होता है, तो उसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की ही कुछ सुविधाओं की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। ये अवेयर इंटरफेस उस बीन को इस बात का एहसास कराते हैं कि वह कहाँ मौजूद है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह कंटेनर से सीधे संपर्क कर सके। ठीक है। और इसके ठीक बाद प्री इनिशियलाइजेशन का चरण आता है, जहां बीन पोस्ट प्रोसेसर्स काम करते हैं। ये पोस्ट प्रोसेसर्स असल में क्या करते हैं? ये मैं कहूँगा स्प्रिंग के जादू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीन पोस्ट प्रोसेसर्स को आप एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की तरह सोच सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। हाँ। ऑब्जेक्ट के पूरी तरह तैयार होने से ठीक पहले ये पोस्ट प्रोसेसर उस ऑब्जेक्ट में कुछ गहरे बदलाव कर सकते हैं। किस तरह के बदलाव? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको किसी ऑब्जेक्ट पर सिक्योरिटी लगानी है या उसे किसी डेटाबेस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनाना है। ये पोस्ट प्रोसेसर असली ऑब्जेक्ट को एक जावा प्रॉक्सी में लपेट देता है। एक मिनट यहाँ रुकते हैं। प्रॉक्सी में लपेटने का मतलब है कि जब मेरा बाकी कोड उस ऑब्जेक्ट को बुलाएगा तो वो असल में असली ऑब्जेक्ट से बात नहीं कर रहा होगा। एकदम सही पकड़े। अरे वाह! बाकी का कोड उस प्रॉक्सी या आवरण से बात कर रहा होगा जो बीच में सिक्योरिटी चेक करेगा या ट्रांजैक्शन शुरू करेगा और फिर गुपचुप तरीके से असली ऑब्जेक्ट को काम सौंप देगा। और ये सब इतना सहज होता है कि बाकी कोड को पता भी नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये स्प्रिंग की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो पोस्ट प्रोसेसर के काम के बाद इनिशियलाइजेशन का चरण आता है, जहां कोई कस्टम कोड या मेथड चलाया जा सकता है और फिर बीन पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, और जब एप्लीकेशन बंद होता है तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बंद होने के साथ ही डिस्ट्रक्शन का चरण शुरू होता है। डिस्ट्रक्शन यानी सब कुछ समेटना। हाँ, इसमें स्प्रिंग उन बीन्स को मेमोरी से सुरक्षित तरीके से हटाता है, डेटाबेस कनेक्शन बंद करता है और सारे रिसोर्सेज को मुक्त कर देता है। अगर हम इस पूरे चित्र को देखें तो ये सिर्फ कोड लिखने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन और स्प्रिंग कंटेनर असल में सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे दर्शन को ही बदल देते हैं। हम अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं बना रहे जो अपनी दुनिया खुद चलाते हैं, बल्कि हम ऐसे हिस्से बना रहे हैं जो एक प्रबंधित इकोसिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। ये ढांचा डेवलपर्स को सबसे बड़ा तोहफा ये देता है कि वो बुनियादी प्लम्बिंग या तारों को जोड़ने के बजाय सीधा उस बिजनेस लॉजिक पर काम कर सकते हैं जो असल में कंपनी या उपयोगकर्ता के लिए मायने रखता है। हाँ, सारा फोकस असली काम पर होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सवाल उठता है जिसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सवाल है? देखिए, अगर स्प्रिंग जैसा फ्रेमवर्क पर्दे के पीछे इतना कुछ कर रहा है, जैसे जावा रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल, बाइट कोड को स्कैन करना, ऑब्जेक्ट्स को प्रॉक्सी में लपेटना और मेमोरी का प्रबंधन, तो क्या एक खतरा नहीं है? कैसा खतरा? क्या हम एक ऐसी पीढ़ी के डेवलपर्स तो तैयार नहीं कर रहे जो सिर्फ @AutoWire जैसे एनोटेशन लगाना जानते हैं, लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जावा असल में अंदर से कैसे काम करता है? ये तो बहुत ही गंभीर विचार है ना? सुविधा और अमूर्तन यानी एब्स्ट्रैक्शन के चक्कर में कहीं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुनियादी समझ तो नहीं खो रहे? यह तकनीकी दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जैसे जैसे हमारे टूल्स बेहतर और अधिक स्वचालित होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बुनियादी समझ कमजोर होने का जोखिम बढ़ता ही जाता है। इस विचार को अपने दिमाग में रखिएगा।
अगली बार जब कोई डेवलपर अपने कोड में कोई एनोटेशन लगाए और सब कुछ जादू की तरह काम करने लगे, तो एक पल रुक कर सोचना चाहिए कि पर्दे के पीछे असल में कितनी मशीनरी दौड़ रही है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।